हे गाइज व्हाट्सअप, दिस इज शिव मिश्रा। यू आर वेलकम बैक टू द लर्न बुक। आज के इस वीडियो में हम ईबीएस पर्यावरण अध्ययन पढ़ने वाले हैं। ईबीएस या पर्यावरण अध्ययन, इसे पढ़ने की जो हमारी अप्रोच होगी वो ये होगी कि कम से कम समय में हम आपके समक्ष ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को ला सकें। तो इस वीडियो में ईबीएस के जो 2020 का जो यूपी टेट का पेपर हुआ था उसमें जितने भी ईबीएस के 30 प्रश्न आए थे उन सारे प्रश्नों पर इस वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है। ऑप्शंस हैं एकोर्निया क्रासिपस, जलकुंभी, जलकुंभी का ही वैज्ञानिक नाम एकोर्निया क्रासिपस है, कांग्रेस घास, लैंटाना कैमारा, सिनोडोन डेक्टाइलोन दूब घास, दूब घास का ही वैज्ञानिक नाम सिनोडोन डेक्टाइलोन है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा पहला विकल्प, क्योंकि जो जलकुंभी होती है इसे ही हम बंगाल का आतंक कहते हैं। जो जलकुंभी है यह एक समस्याकारी जलीय खरपतवार है। जहाँ पे जैसे कोई मान लो तालाब है, अगर इसमें जलकुंभी है, अगर इसके ऊपर जलकुंभी है तो इसका जो बीओडी होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। ऑप्शंस हैं, यह प्रजनन नहीं कर सकता, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी विकल्प, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जो यह गुण होता है वायरस का, ये उसके अजैविक होने का लक्षण होता है। ये इस बार जो जूनियर एडेड वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। ऑप्शंस हैं साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, इथाइलिन। तो वह पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता वह है इथाइलिन। तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही होगा। अब आइए हम कुछ पादप हार्मोन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है ऑक्सिन। ये जो ऑक्सिन पादप हार्मोन होता है, देखिए ये जो 5 पादप हार्मोन है ये हमें बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होने चाहिए हमारे। पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। यही आपके यहाँ विकल्प में जो एथिलीन लिया है यही इथाइलिन यहाँ पे लिखा था, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो इथाइलिन यहाँ पे चौथा विकल्प लिखा है यही यहाँ पे एथिलीन लिखा हुआ है। तो जो ऑक्सिन पादप हार्मोन है ये कोशिकाओं के दीर्घीकरण करता है। इसके प्रभाव से तने के पार्श्व में शाखाएं नहीं निकलती हैं। जो जिब्रेलिन होता है इसके प्रभाव से तने के पर्व लंबे होते हैं। ये अंगूर का आकार तथा इनके गुच्छों की लंबाई बढ़ाने में सहायक होते हैं। जो साइटोकाइनिन होता है ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। जो एब्सिसिक अम्ल होता है ये रंध्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन को संचालित करने में मदद करता है। यह पत्तियों को झड़ने में भी सहायक होता है। तो अगर आपसे कभी यह प्रश्न पूछा जाता है पत्तियों को झड़ने में जो सहायक होता है पादप हार्मोन वो कौन सा होता है, तो होता है एब्सिसिक अम्ल। अगला है एथिलीन। जो एथिलीन हार्मोन होता है यह कच्चे फलों जैसे केला, आम, संतरा आदि को शीघ्र पकाने में सहायता करता है। तो ये 5 पादप हार्मोन हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन, जिनके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए इस परीक्षा में इथाइलिन के बारे में पूछा गया था, मतलब कि जो फलों को पकाने में सहायता करता है, तो आगे आने वाली परीक्षाओं में इथाइलिन को छोड़ के और भी कोई पादप हार्मोन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है। ऑप्शन है क्लास्ट्रीडियम, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, विब्रियो। तो ये सही विकल्प होगा क्लास्ट्रीडियम। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। ऑप्शन हैं बी डीएनए, सी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए। सही विकल्प होगा बी डीएनए। जो बी डीएनए होता है वो डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1853 में भारत की पहली ट्रेन चली थी। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे कभी प्रश्न यह भी पूछा जाए कि भारत की पहली ट्रेन जो चली थी वो किस वर्ष चली थी, तो ये वर्ष 1853 में चली थी। ऑप्शंस में दिया हुआ है कलकत्ता से अलीपुर के बीच में, बम्बई से ठाणे के बीच में, बम्बई से पुणे के बीच में, कलकत्ता से दमदम के बीच में। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी विकल्प, बम्बई से ठाणे के बीच में। तो जो भारत की पहली ट्रेन थी वर्ष 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच में चली थी। तो इसने टोटल 33.3 किलोमीटर की दूरी 57 मिनट में तय की थी। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। ऑप्शन है पुष्कर में, सोनपुर में, हरिद्वार में, नासिक में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सोनपुर में। सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई, ऑप्शन है 1971 में, 1961 में, 1951 में या 1981 में। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में हुई थी। अगला प्रश्न है, समता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 25 से 28। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि जो समता का अधिकार का उल्लेख है ये आर्टिकल 14 से 18 में किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी विकल्प, अनुच्छेद 14 से 18। अगला है, किस देश में लचीला संविधान लागू है? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम। तो लचीला संविधान यूनाइटेड किंगडम में लागू है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी विकल्प, यूनाइटेड किंगडम। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? ऑप्शन है रेखीय, ग्रामीण, अपखंडित या नगरीय। जो पूर्वा है ये ग्रामीण अधिवास में शामिल है। अगला है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? अपलेसियन, यूराल, अरावली, किलिमंजारो। तो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण ये किलिमंजारो पर्वत है। अगला है, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है? ऑप्शन है मुंबई तट, गोवा तट, कच्छ तट, गंगा डेल्टा। तो एलिफेंटा द्वीप मुंबई तट पर अवस्थित है। अगला है, मानसून वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है? ऑप्शन है 50 से 150 सेंटीमीटर, 150 से 200 सेंटीमीटर, 70 से 200 सेंटीमीटर या 70 से 100 सेंटीमीटर। तो मानसून वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के मध्य में होती है। तो इस प्रश्न का सी विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कार्बी एंग्लोंग पठार विस्तार है? ऑप्शन है तिब्बत का, हिमालय का, प्रायद्वीप पठार का या शान पठार का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रायद्वीप पठार का। जो कार्बी एंग्लोंग पठार है ये प्रायद्वीप पठार का विस्तार है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? ऑप्शन है मंत्रिमंडल, विधानमंडल, लोकसभा या पंचायती राज संस्थाओं में। तो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं में है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या आयु होनी चाहिए? ऑप्शन है 50 वर्ष, 45 वर्ष, 35 वर्ष या 30 वर्ष। तो किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अच्छा, भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 153 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। वहीं पे अनुच्छेद 155 में बताया गया है और वहीं पे अनुच्छेद 155 में बताया गया है, आर्टिकल 155 में बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारतीय संघ, इसमें सुमेलित करना है कि जो भारतीय संघ है उससे संबंधित इसमें सूची 2 में क्या दिया हुआ है, राज्य से संबंधित सूची 2 में क्या दिया हुआ है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे मिलान करें तो भारतीय संघ से संबंधित प्रधानमंत्री है, राज्य से संबंधित राज्यपाल है, नगर निगम से संबंधित मेयर है और ग्राम पंचायत से संबंधित सरपंच है। तो पहले विकल्प का ए होगा, बी का 3 होगा, सी का 4 होगा और डी का 2 होगा, यानी 1 3 4 2। पहला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ पे हुआ? देखिए, जो आर्टिकल अनुच्छेद 356 है इसमें राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है, राज्य में राष्ट्रपति शासन। तो प्रश्न में पूछा गया है कि प्रथम बार इसका कब प्रयोग और कहाँ पे हुआ? तो प्रथम बार इसका प्रयोग 1959 में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो केरल में हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी विकल्प, केरल 1959। अगला प्रश्न है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? ऑप्शन है चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर या ये सभी। तो नगर निगम द्वारा ये सभी कर लगाए जा सकते हैं। चुंगी कर भी लगाया जा सकता है, गृह कर भी लगाया जा सकता है और मनोरंजन कर भी लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? ऑप्शन है मानसून, गर्म मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश या टैगा। तो देखिए, जो टुंड्रा प्रदेश होता है वहाँ पे रेंडियर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? ऑप्शन है डाउन्स, कंपास, पंपास और प्रेरीज। तो गाइज यहाँ पे ध्यान देखिए, जो डाउन्स है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और जो पंपास है ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। जो प्रेरीज है ये यूएसए में पाया जाता है और ये तीनों शीतोष्ण घास प्रदेश हैं। अब जो शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है वो है कंपास। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा बी विकल्प, कंपास।
आगे बढ़ते हैं और विश्व के कुछ प्रमुख घास स्थल के बारे में देख लेते हैं। साथ ही साथ भारतीय घास स्थल के बारे में भी हम देख लेते हैं, क्योंकि कई बार प्रश्न विश्व के घास स्थल से आते हैं और कई बार प्रश्न भारतीय घास स्थल से आते हैं। तो देखिए, जो विश्व का घास स्थल है उसे हम दो पार्ट में बांटते हैं। पहला उष्णकटिबंधीय घास स्थान और दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थान। जो उष्णकटिबंधीय घास स्थान है उसमें आपका कंपास शामिल है जो कि ब्राज़ील में है, लानोस शामिल है जो कि वेनेजुएला में है, सवाना शामिल है जो कि मध्य अफ्रीकी देशों में पाया जाता है। तो सवाना मध्य अफ्रीकी देश में पाया जाता है, लानोस वेनेजुएला में पाया जाता है और कंपास ये ब्राज़ील में पाया जाता है, जो कि आपके प्रश्न में भी पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है। तो कंपास ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो कंपास है ये उष्णकटिबंधीय घास स्थान है, ना कि शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थान। अब अगर शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थान की बात करें तो आपका जो पंपास है ये अर्जेंटीना दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, ये शीतोष्णकटिबंधीय है। प्रेरीज, जिसको प्रेरी भी कहते हैं, यूएसए में पाया जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बेल्ट आपका दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। स्टेपी मध्य एशिया में पाया जाता है, रसिया वाले क्षेत्र में। जो कैंटबरी है ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है और जो पुस्तैज है ये यूरोप हंगरी में पाया जाता है। अब अगर भारतीय घास स्थल की बात करें तो गुलमर्ग, सोनमर्ग या टनमर्ग ये जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। वहीं उत्तराखंड में पाए जाने वाले घास स्थल हैं बुग्याल। जो उत्तराखंड का जो घास स्थल होता है उसको बुग्याल या प्यार कहा जाता है। तो बुग्याल या प्यार आपसे अगर प्रश्न पूछता है तो ये उत्तराखंड में पाया जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि जो बन्नी घास होती है कहाँ पाई जाती है, तो ये कच्छ में पाई जाती है, यानी गुजरात में। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछता है कि सोला घास कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पश्चिमी घाट और नीलगिरी वाले क्षेत्र में पाई जाती है। सोला घास ये एक बार प्रश्न पूछा भी गया है। अगला है, अब देखिए एक ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, जो भारतीय घास है ये स्टेपी तुल्य जलवायु के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। ऑप्शन है एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या अफ्रीका। तो जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप एशिया है। अगला प्रश्न है, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। ऑप्शन हैं उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, थार मरुस्थल में या झारखंड में। तो भारत में थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन हैं छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में। तो जो भिलाई इस्पात संयंत्र है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब गाइस हम एक स्पेसिफिक वीडियो बहुत ही जल्द 1-2 दिन में बनाने वाले हैं, जिसमें जितने भी उद्योग हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे कि ये कौन से उद्योग कहाँ पे पाए जाते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है। ऑप्शन है काइटन, लीच, इक्लेप्टेला, इक्नस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी विकल्प। अगला प्रश्न है, प्रोटीन अणुओं की इकाई हैं। ऑप्शन है अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज या विटामिन। अब यहाँ पे गाइस ध्यान दीजिए, जो प्रोटीन होता है ये जो अमीनो अम्ल होते हैं लगभग 20 अमीनो अम्ल मिल करके पेप्टोन का निर्माण करते हैं और कुछ पेप्टोन मिलकर यानी नंबर्स ऑफ पेप्टोन मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो जो प्रोटीन की अगर इकाई की बात करेगा या प्रोटीन का इकाई क्या है पूछेगा कभी प्रश्न में, तो होगा अमीनो अम्ल, जो कि यहाँ पे पूछा गया है। तो प्रोटीन अणुओं की इकाई होती है अमीनो अम्ल। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब गाइज हम भारत की कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक स्पेसिफिक वीडियो भी हम लाएंगे भारत की प्रमुख जनजातियों के ऊपर, लेकिन यहाँ पे चूँकि जनजातियों से संबंधित एक प्रश्न आया था तो हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ जनजातियों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में। जैसे नागालैंड में पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं नागा, कोन्यक। मणिपुर में पाई जाने वाली जनजातियों में कुकी, मैठी। मिजोरम में लाखर और मीजो। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर। त्रिपुरा में रियांग। अरुणाचल में डफला, आपातानी और मिसमी। असम में गारो, खासी, लुसाई, मिरी, जयंतिया, बोडो। पश्चिम बंगाल में लोधा, संथाल। सिक्किम में लेप्चा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सिक्किम है, सिक्किम में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो लेप्चा। अंडमान निकोबार में सेंटलीस, ओंजे, जारवा, जारना, सोमपेन, ग्रेट अंडमानी। तो ये इतनी जनजातियाँ अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अगला है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में वासी जनजाति पाई जाती है। तमिलनाडु में वड़गा और टोडा जनजाति पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में बंजारा,
लंबाडा और चेचू जनजाति पाई जाती है। केरल में मोपला और नायर जनजाति पाई जाती है। कर्नाटक में यारवा और भारतीय जनजाति पाई जाती है। गुजरात में डावला, खारी, भील, कोली ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित रहता है। तो इस प्रश्न को करने से पहले आप इस फिगर को देखिए। देखिए प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। अब यहाँ पे देखिए ये है पादप कोशिका और इधर ये है जंतु कोशिका। अब यहाँ पे जो नीचे इसके नीचे लिखे हुए, इस तीर के जो नीचे लिखे हैं, ये दोनों में कॉमन है, यानी पादप कोशिका में भी पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में भी पाए जाते हैं। इधर जो लिखा हुआ है ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और जो इधर लिखा हुआ है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। जो सेंट्रोसोम होता है ये इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में कहते हैं तारक काय। जो लाइसोसोम होता है ये भी केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। जो हरित लोक होता है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में, केवल पादप कोशिका में रिक्तिका और जल। अब देखिए जो दोनों में कॉमन पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, अंतः प्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम, ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। अब आइए अगर प्रश्न पे हम अपने प्रश्नों को पढ़े फिर से एक बार कि निम्न में से कौन सा एक अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। ऑप्शंस हैं रिक्तिकाएँ, लवक, सेल्यूलोज कोशिका भित्ति या तारक काय। तारक काय यानी सेंट्रोसोम, तो ये जो होता है ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तारक काय। अगला है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शंस हैं अधिभृत ग्रंथ, पीयूष ग्रंथ, अग्न्याशय या यकृत। जो यकृत होता है इसकी अंग्रेजी होती है लीवर और इसी को हम जिगर भी कहते हैं। तो चाहे लीवर लिखा हो, चाहे जिगर लिखा हो, चाहे यकृत लिखा हो, बात एक ही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी विकल्प, क्योंकि जो यकृत है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है गौरैया, मोर, सारस, क्रेन या तोता। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस क्रेन है, तो इस प्रश्न का सी विकल्प सही उत्तर होगा। तो गाइज इस वीडियो में बस, अगले वीडियो में हम वर्ष 2018 में जो यूपी टेट का पेपर हुआ था उसमें जितने भी प्रश्न आए थे ईवीएस के, हम उन सारे प्रश्नों पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइज अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।